So let me know if there is still problem with the voice. ठीक है? We are talking about prognostic factors, and I was telling you कि prognostic factors are all those factors upon which prognosis of the patient depend, या वो factors कि जिनके ऊपर outcome patient का depend करता है. So the prognostic factors में आपका सबसे पहले आता है T stage. T stage, like I told you, it's the greatest dimension in centimeter. एंड इसमें तीन चीजें आती हैं, कितना डायमेंशन है सेंटीमीटर्स में, लोकल स्ट्रक्चर्स इन्वेड हुए हैं कि नहीं हुए, एंड उसके मैं आपको ये बता रही थी कि अक्सर आपके लॉन्ग केस या शॉर्ट केस में जो पेशेंट बैठा होता है और अगर वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का है तो आपसे जो उसमें एक सवाल तो ये खामा खा होगा कि ये जो पेशेंट है इसकी स्टेज क्या है. ठीक है. और स्टेजिंग वो आपसे क्यों पूछते हैं कि अक्सर जो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंटेशन में आते हैं, तो अगर वो एल्वियोलर सल्कस का कार्सिनोमा है तो लिप तक आया होता है. ठीक है. बोन को इन्वेट किया होता है, टंग को इन्वेट किया होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब अपनी बाउंड्री से वो बाहर निकला होता है. और जब भी वो लोकल स्ट्रक्चर्स को इन्वेट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टेज क्या होगी? A squamous cell carcinoma that invades local structure, what will be the stage? A squamous cell carcinoma that invades adjacent structures. ठीक है. तो उसकी staging 4 होगी. ठीक है. Good. So yes, so it will automatically be a stage 4 tumor. ठीक है. So ये आपसे वो पूछते हैं. So the T stage is invasion of local structures and then operability. हम जब T4A और T4B में डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम ऑपरेबिलिटी के बेस पे डिवाइड करते हैं, whether a tumor is operable or it is not. ठीक है. थिकनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. थिकनेस कुछ लोग जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट डायमेंशन में थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डेप्थ में करते हैं. ठीक है. मतलब बाज लोगों के मुताबिक जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है विड्थ में दैट इज थिकनेस, और कुछ लोग डेप्थ को देखते हैं, सरफेस से नीचे जितना डीप वो गया हुआ है तो उस तक देखते हैं. ठीक है. 4 और 5 मिलीमीटर रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग इज डिसअपॉइंटिंग. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद आती है बात सब साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर. ठीक है. Recently, it has been said that it has got little or no influence on prognosis. मतलब ये आपकी जो नई वार्ड बूथ है उसमें लिखा हुआ है कि जो सब साइट है प्राइमरी ट्यूमर का उसका प्रोग्नोसिस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन बाकी जो आपकी किताबें हैं वो सब साइट को भी इंक्लूड करती हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में, क्योंकि आपकी ऑपरेबिलिटी डिपेंड करती है सब साइट पे. एक ट्यूमर है जो कि सामने लिप के ऊपर पड़ा हुआ है, तो लिप सीए की जो ट्यूमर की प्रोग्नोसिस अच्छी है एज कम्पेयर टू अ ट्यूमर जो कि लिम्फेटिक्स जहाँ पे बहुत ज्यादा है वो लिम्फेटिक्स के अंदर भी जा रहा है. ठीक है. उसमें स्किप मेटास्टेसिस भी हो रही है, टंग का सीए जैसे हो गया. ठीक है. टंग का सीए की का ऑपरेशन भी डिफिकल्ट है, उसकी क्लियरेंस भी डिफिकल्ट है. इसमें जो सबसे ज्यादा रिट्रोमोलर ट्राइगोन का जो एरिया है, ठीक है, जो पीछे जाके आपका जहाँ पे आप ब्लॉक लगाते हैं उस एरिया का जो ट्यूमर होता है उसकी सबसे खराब प्रोग्नोसिस है. व्हाई? बिकॉज इट ऑफन गोज टू द बेस तक जा चुका होता है, इंफ्राटेम्पोरल फॉसा तक उसकी स्प्रेड होती है. एंड अनदर थिंग इज कि उसकी क्लियरेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. So the subsite also has got some effect on prognosis. If you think about it, आप अगर logically सोचे तो subsite का भी होता है influence prognosis के ऊपर. इसके बाद we come to nodal stage. अब nodal stage से prognosis बहुत ज्यादा change हो जाती है. ठीक है. काफी effect होता है nodes का. Level 1 2 3 at risk अगर हैं, ठीक है, adjuvant radiotherapy की एक इंडिकेशन भी है ये प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव नोड्स. आज कोई पूछ भी रहा था ना एडजुवेंट रेडियोथेरेपी के बारे में. बेसिकली एडजुवेंट रेडियोथेरेपी मींस दैट अलोंग विद सर्जरी यू आर आल्सो गिविंग रेडियोथेरेपी, एंड वन इंडिकेशन ऑफ योर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी इज पॉजिटिव नोड्स. अगर पेशेंट के नोड्स पॉजिटिव हैं, अगर उसको एविडेंस है डिजीज का, मेटास्टैटिक डिजीज का, ठीक है, या आपने इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन की है, और आप देखिए दो तरह की नेक डाइसेक्शन है ना, एक इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन है और दूसरी आपकी जो मतलब एक में ये है कि आपके नोड्स पैल्पेबल नहीं है ना, आपको रेडियोलॉजिकली विजिबल है, ऑकल्ट डिजीज है. ठीक है. मतलब डिजीज क्लिनिकली भी विजिबल नहीं है और रेडियोलॉजिकली भी विजिबल नहीं है. एक्चुअली आई नो कि हमारे साथ इस वक्त ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जो अभी इस वक्त अपनी ट्रेनिंग में है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन एवरीथिंग बिकॉज दिस ऑन्कोलॉजी इज वेरी मच इट डिमांड्स कि इसको लॉजिकली पढ़ाया जाए. ठीक है. सो द थिंग इज कि आपके जो नोड्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो पैल्पेबल नहीं है. ठीक है. तो ऑकल्ट डिजीज है. तो ऑकल्ट डिजीज एक तो ये होती है, एक होती है कि क्लिनिकली एविडेंट डिजीज है, मतलब नोड्स आपके या तो क्लिनिकली आपने पैल्पेट किया तो नोड्स पॉजिटिव है, या रेडियोग्राफिकली आपने देखा तो नोड्स पॉजिटिव है. तो एडजुवेंट रेडियोथेरेपी इज देन इंडिकेटेड इन सच कंडीशंस. एंड कंट्रोवर्सी टू इंक्लूड लेवल 2B एंड 4 बिकॉज उसके साथ बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड है. लेकिन लेवल 4 को हमने टंग कार्सिनोमा में इंक्लूड करना है. लेवल 4 तक हम लोग जाते हैं. Why? Because of fast tracking. ठीक है. skip metastasis टंग के नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ है, and there are a lot of lymphatic channels in that area.
सो देयरफॉर उसमें स्किप मेटास्टेसिस होते हैं। स्किप मेटास्टेसिस, व्हाट इज स्किप मेटास्टेसिस? मतलब आपका ये है ना कि हम तो ये कहते हैं ना लेवल 1 से नोड से ट्यूमर गया 2 में, फिर 3 में, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता। 1 और 2 मतलब सबमेंटल और सबमेंडिबुलर नोड्स नेगेटिव होंगे, लेकिन 4 वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग या स्किप मेटास्टेसिस, ठीक है। So clinical examination पे 1/3 of the cases are मतलब 1/3 of cases आप pick कर सकते हैं on clinical examination, because obviously आप palpate करते हैं और एक खास dimension में जब तक वो ज्यादा नहीं हुआ होगा तो तभी आप palpate इसको कर सकेंगे ना, ठीक है। इस तरह से CT आप 60% of the time CT can be useful and MRI का 80% है फिर, ठीक है। PET CT का 50% है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी FNEC ले सकते हैं, ठीक है। Sentinel lymph node biopsy is another method, ठीक है। And then we have distant METs. Distant METs is another prognostic factor. Distant METs के लिए जब आप वर्कअप जब आप SCC के पेशेंट का वर्कअप करते हैं, ये भी आपके पता होना चाहिए, आपके पास एक पेज पे लिखा होना चाहिए कि आपके पेपर में अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पेशेंट का वर्कअप आएगा तो आप उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। उसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। यू हैव टू मेंशन पेट, यू हैव टू मेंशन अल्ट्रासोनोग्राफी, यू हैव टू मेंशन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, चाहे आप करते हैं या नहीं करते, आपने अपने सवाल में जरूर मेंशन करना है। सो डिस्टेंट मेट्स के लिए भी आप वर्कअप करते हैं। चेस्ट एक्सरे हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग लिवर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम लोग कर सकते हैं। और अगर डिस्टेंट मेट्स होंगे तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। उसके बाद आती है बात ग्रेडिंग की, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टेजिंग से ज्यादा ग्रेडिंग पे जाते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग आपको पता है ना, आपकी ग्रेडिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक तो हमारा जो हम यूज करते हैं जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड देन एनाप्लास्टिक, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन, ये ग्रेडिंग बेस्ड है कि कितना ज्यादा ट्यूमर अपने पेरेंट सेल के साथ सिमिलर है, ठीक है। एक ट्यूमर, एक कैंसर, पेरेंट सेल के साथ उसकी कितनी रिजेम्बलेंस है। एनारोथ के 6 पैरामीटर्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर, केराटिनाइजेशन, न्यूक्लियर एबिरेशन, माइटोसिस अबव द बेसल लेयर, इन्वेजन मोड, इन्वेजन स्टेज, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वास्कुलर इन्वेजन एंड पेरिन्यूरल स्प्रेड, ये चीजें आती हैं, ठीक है। इस तरह से फिर बोन इन्वेजन में 2 पैटर्न्स हैं, इरोसिव है और इन्फिल्ट्रेटिव है, ठीक है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है कि बोन इन्वेजन का पैटर्न इरोसिव है या इन्फिल्ट्रेटिव है। इंशाल्लाह जब हम एल्वियोलर रिच का एससीसी पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे। फिर बात आती है सर्जिकल मार्जिन्स की। अब सर्जिकल मार्जिन्स एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। मार्जिन्स देखिए एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, किसी भी एरिया में है, लेट्स से फ्लोर ऑफ द माउथ में है, तो जितना आपको नजर आ रहा है उतना तो आपने रिमूव करना है ना, रिसेक्शन आपने करनी है, ठीक है। अब जो मार्जिन आप ले रहे हैं, मतलब मार्जिन ऑफ द, जितना मार्जिन में आप रिसेक्शन कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ योर रिसेक्शन, ठीक है, कितना रिकमेंडेड है 1 सेंटीमीटर। मतलब आपने ट्यूमर से 1 सेंटीमीटर उधर जाके लेना है, पेरिफेरी में जाके लेना है, आपने नॉर्मल 1 सेंटीमीटर साथ में इंक्लूड करना है, ठीक है। सो यू इंक्लूड 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर मार्जिन ऑफ अनइन्वॉल्व्ड टिश्यू इन 3 डायमेंशंस, क्योंकि जब श्रिंकेज हो जाएगी, आपने स्पेसिमन उठा लिया, ठीक है, तो जो स्पेसिमन में श्रिंकेज होती है, तो कभी कभार क्या होता है, अगर आपने छोटा मार्जिन लिया होगा, ठीक है, आप उसको रिमूव करेंगे, रिसेक्ट करेंगे, वो श्रिंक हो जाएगा और वो श्रिंक होकर आपको पॉजिटिव मार्जिन देगा। एंड दिस हैज हैपेंड टू अस, प्रैक्टिकली ये होता है, ठीक है, कि आप मार्जिन बहुत कम ले लेते हैं और फिर वो श्रिंकेज की वजह से और कम हो जाता है, तो आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पे क्या आता है कि मार्जिन इन्वॉल्व है। अब उस वक्त तो आप डेफिनेटली, अगर आपके पास फ्रोजन सेक्शन, तो बहुत आसान है फ्रोजन सेक्शन, हम पैथोलॉजी के सेशन में थोड़ा इसको टच कर चुके हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम इंट्रा ऑपरेटिवली, आपके पास एक पैथोलॉजिस्ट बैठा होता है और वो फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस कर रहा होता है, तो आप उसी वक्त उसको देते हैं स्पेसिमेन, वो मार्जिन देखता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो वो उसी वक्त आपको बताता है। उस वक्त सर्जरी हो रही होती है, लेकिन अब तो आपकी सर्जरी अगर हो चुकी है और उसके बाद मार्जिन पॉजिटिव आया, देन यू हैव गॉट वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, फिर आपने एडजुवेंट रेडियोथेरेपी पेशेंट को देनी है, ठीक है। सो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। 1 सेंटीमीटर अनइन्वॉल्व्ड टिश्यू इन 3 डायमेंशन, ठीक है। फिर मार्जिन्स में हम लोग एक कहते हैं, एक तो होते हैं आपके नेगेटिव मार्जिन्स। नेगेटिव मार्जिन्स का मतलब है कि मार्जिन्स में ट्यूमर नहीं है, आपने कंप्लीट क्लियरेंस कर ली है, ठीक है, जो मार्जिन्स आए हैं आपके पास उसमें ट्यूमर नहीं है, ठीक है। इन्वॉल्व्ड मार्जिन या पॉजिटिव मार्जिन आपका लेस देन 1 मिलीमीटर, मतलब जो ट्यूमर आपने मार्जिन है उसमें आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या जो मेलिग्नेंसी के सेल्स हैं वो आए हुए हैं, ठीक है। और एक होते हैं आपके क्लोज मार्जिन, ठीक है जी। क्लोज मार्जिन का मतलब है कि 1 to 5 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर तक हमें 1 सेंटीमीटर क्लियरेंस चाहिए, ठीक है, हमें 1 सेंटीमीटर तक क्लियरेंस चाहिए
और हमारे पास 5 मिलीमीटर तक क्लियरेंस आई है। सो जब 5 मिलीमीटर या उससे कम क्लियरेंस आई हो तो उसको क्लोज कहेंगे, 1 मिलीमीटर से कम हो तो उसको इन्वॉल्व कहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर तक नहीं है तो देन इट इज ए नेगेटिव मार्जिन, ठीक है। उसमें इसका मतलब है कि ट्यूमर सेल्स नहीं है। मैम जी मैम ये प्लीज मार्जिन वाली बात दोबारा बता सकती हैं? श्योर। देखिए मार्जिन आपके ये होते हैं कि ट्यूमर है, ठीक है, मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी आप रिमूव कर रही हैं, ठीक है, आप रिसेक्शन कर रही हैं। तो आपने क्या करना है कि जो मेलिग्नेंसी है उसमें आपने 1 सेंटीमीटर तक का नॉर्मल मार्जिन भी साथ में इंक्लूड करना है। मतलब एक तो मेलिग्नेंसी है जितनी आपको नजर आ रही है ना कि ये मेलिग्नेंट है ये एरिया या ये एबनॉर्मल टिश्यू है, तो एबनॉर्मल टिश्यू के साथ आपने 1 सेंटीमीटर नॉर्मल टिश्यू भी लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उस स्पेसिमन को भिजवाते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, बिकॉज ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपकी आंखों में देयर इज नो माइक्रोस्कोप। आप उस वक्त माइक्रोस्कोपिकली तो नहीं कह सकते, लाइक आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड कि थिंग्स हैव मूव्ड वेरी मच फार फ्रॉम द नेकेड आई, ठीक है। अब तो बात फील्ड कैंसराइजेशन की हो रही है, ठीक है। अब तो ये लोग कहते हैं कि आप जेनेटिक एनालिसिस जितने आपने स्पेसिमन उठाया है आप पूरी ओरल कैविटी की जेनेटिक एनालिसिस करें, ठीक है। सो द थिंग इज कि आपने जो स्पेसिमन उठाया आपने सर्जिकली रिसेक्ट किया, अब आप उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल उसके लिए डायग्नोसिस के लिए भिजवा रहे हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपके पास जो मार्जिन हैं उनमें ट्यूमर है कि नहीं है। मतलब आपने तो नेकेड आई से देख के नॉर्मल लिया है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि इसमें ट्यूमर है कि नहीं है, तब यू कैन बी श्योर कि आपने कंप्लीट क्लियरेंस अचीव कर ली है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, एक होते हैं आपके क्लोज मार्जिन। क्लोज मार्जिन का मतलब है 1 सेंटीमीटर आपने नॉर्मल लिया है लेकिन 5 मिलीमीटर में आपको ट्यूमर नजर आया है, तो ये क्लोज मार्जिन है, ठीक है। नेगेटिव मार्जिन का मतलब है कि ट्यूमर जो आपने निकाला है रिसेक्ट करके उसके 1 सेंटीमीटर तक कोई कोई मेलिग्नेंसी के चांसेस नहीं है। और इन्वॉल्व मार्जिन वुड बी कि जब जो आपने पेरिफेरी ली है, जो पेरिफेरी उसमें आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या मेलिग्नेंसी के सेल्स हैं, ठीक है। So this is all about margins, ठीक है। डॉक्टर अफसर इज आस्किंग कि और क्या क्या तरीके हमारे पास हो सकते हैं कि जिससे हम सर्जिकल मार्जिन के बारे में बता सकें। इंट्रा ऑपरेटिवली फ्रोजन जो बायोप्सी है वो एक और तरीका है इसका, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है अफसर देयर वाज अ क्वेश्चन इन पास्ट पेपर्स रिगार्डिंग दैट, अगर आप मुझे वो क्वेश्चन भेज दें तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन जरा काइंडली ग्रुप में भेज दें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अगर ये 1 सेंटीमीटर मार्जिन हमने लिया और वो श्रिंक कर गया तो वो 5 mm रह गया तो वो क्लोज मार्जिन में आ जाएगा फिर? नहीं नहीं नहीं, 1 सेंटीमीटर आप नॉर्मल लेते इसीलिए हैं, ठीक है। देखिए अगर आप 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, आप 5 मिलीमीटर लेंगे तो वो श्रिंक होकर ट्यूमर तक आ जाएगा, समझ आइए आपको। लेकिन हम 1 सेंटीमीटर पूरे का पूरा क्लियर करते हैं क्योंकि हम उसी में 5 मिलीमीटर हम उसमें छोड़ते हैं मार्जिन, ठीक है, कि अगर ये श्रिंक होगी भी आ गया तो 5 मिलीमीटर तक रह जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि खामखा श्रिंकेज होगी, हम ये एरर उसमें छोड़ते हैं, एरर की जगह छोड़ते हैं, ठीक है। ठीक। और मैम अगर 5 mm क्लियरेंस हुई तो वो फिर क्लोज में आएगा? हाँ 5 mm तक अगर क्लियरेंस हुई तो वो क्लोज में आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक। coming to role of human papilloma virus, so we already said कि the TNM staging की एक जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि हमारे पास जो है HPV का स्टेटस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 16 और 18 HPV 16 18 आर द यूजुअली द स्ट्रेन्स जो कि एसोसिएटेड है इसके साथ। 3 to 5% ऑफ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास आर HPV रिलेटेड। आजकल जो मेथड्स यूज होते हैं तो उनमें ये एक नई चीज है P16 पॉजिटिविटी यूजिंग फिश मेथड, ठीक है। Immunohistochemistry followed by in situ hybridization, ठीक है। So this is something new, that's why I've included that. अब what is the difference between a normal squamous cell carcinoma and an HPV squamous cell carcinoma, ठीक है। So जो नॉर्मल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ओरल कैविटी में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड है तो वो टॉन्सिल और बेस ऑफ द टंग पे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे जो ये बाकी जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है केराटिनाइज्ड होता है लेकिन एचपीवी रिलेटेड बेसलॉइड होता है, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन यंगर एंड व्हाइल द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज कॉमन इन ओल्डर पीपल। एंड देन जेंडर मेन में जो ये है ये 3:1 मेन 3:1 मेन वो दोनों का सेम है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यूजुअली जो एचपीवी रिलेटेड है वो हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा कॉमन है,
while the other is common in low socioeconomic class. Risk factor sexual behavior is very much of value in the HPV related, क्योंकि HPV is basically HPV जो होता है वो ज्यादा आपका कहाँ किस रीजन में होता है, ठीक है, जेनिटल एरियाज में होता है, ठीक है, तो उसमें उस वजह से जो सेक्सुअल बिहेवियर्स है वो यहाँ पे ज्यादा उनका रोल है, ठीक है. स्मोकिंग एंड अल्कोहल का फिर रोल है, वो रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर अदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. इंसिडेंस ऑफ HPV इज इंक्रीजिंग, और बाहर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी स्टडी अगर कोई हुई हो तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन इंसिडेंस ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादा हो रहा है, ठीक है. एंड सर्वाइवल of the HPV related is good as compared to the other squamous cell carcinoma. Another prognostic factor is age, gender and race, ठीक है. So age, advancing age के साथ इस तरह gender है, इस तरह race है. So बाकी details आप लोग book में से पढ़ सकते हैं, but this is another important prognostic factor. अब biomarkers आते हैं हमारे पास. Biomarkers का ये है कि आपके कुछ ऐसे, आप सबको आवाज ठीक आ रही है? ओके, अब ठीक है आवाज? इज इट क्लियर नाउ? है, ठीक है. The sentinel lymph node biopsy is a very useful investigative tool, लेकिन वो still lag behind कर रहा है, ठीक है. इस तरह से आपके कुछ phenotypical markers होते हैं. Phenotypical markers में आपके protein biomarkers हैं. Tumor samples are not always adequate, और ये saliva के samples में भी हो सकता है, blood में भी हो सकता है, ठीक है. अब choice of treatment, because this is just an introductory slide, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनको हम elaborate भी करेंगे. बट यहाँ सिर्फ ये है कि आप, क्योंकि आपको पता है ऑन्कोलॉजी से सब स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं, उसके केसेस से भी सब लोग बहुत घबराते हैं, ठीक है. सो सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए, ताकि बाद में अब जब कल इंशाल्लाह हम लोग डायरेक्टली अगर हम लिप सीए स्टार्ट करते हैं तो शायद आप लोग एकदम से पैनिक में आ जाते कि ये तो बहुत मुश्किल है. नाउ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आपके पास पेपर में सवाल आता है, ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच, अक्सर आ जाते हैं ना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच ट्रीटमेंट डिपेंड्स. सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन ट्यूमर साइट, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, फिटनेस एंड पेशेंट प्रेफरेंस, ठीक है. जाहिर सी बात है कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ट्रिकी होती हैं, जैसे आपका एक बेस ऑफ द टंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो उसकी ट्रीटमेंट ट्रिकी होगी एज कंपेयर टू लिप सीए, ठीक है. इस तरह से एक्सेसिबिलिटी इज अनदर थिंग, कितना एक्सेसिबल है एक ट्यूमर आपके लिए. हिस्टोलॉजिकल ग्रेड क्या है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, एनाप्लास्टिक है, ठीक है. फिटनेस ऑफ द पेशेंट टू अंडरगो अ वेरी प्रोलॉन्ग सर्जरी है कि नहीं है, एंड व्हाट इज द पेशेंट प्रेफरेंस. हो सकता है पेशेंट की प्रेफरेंस वो ना हो जो आप उसको दे रही हैं. आप पेशेंट को कहती हैं मैं पूरे का पूरा लिप रिमूव करूंगी एंड आई विल गो फॉर अ रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप. पेशेंट इज रेडी फॉर दैट और नॉट, ठीक है. सो पेशेंट प्रेफरेंस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. यस नहमीद, क्लिनिकल स्टेजिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है. सो स्टेजिंग, ग्रेडिंग, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हम रेडियोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है. और फिर आपको पता है कि रेडियोथेरेपी हम लोग डिफरेंट तरीकों से देते हैं, ठीक है. उसके डिफरेंट एडजुवेंट है, नियो एडजुवेंट है, सैंडविच थेरेपी है, ठीक है. सो यूजुअल जो आपकी डोज होती है वो होती है 60 to 66 ग्रेस, ठीक है, द यूनिट ऑफ रेडियोथेरेपी, ठीक है. Anam, base of the tongue, Anam is saying that base of the tongue is not included in oral SCC. Even if it is not included, it उस तक स्प्रेड तो हो सकता है ना. आपने कितनी दफा ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनमें टंग जो होता है उसके साथ बीस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है. आपका ओरल एससीसी में चाहे वो नहीं भी आता, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि इट इज अ फैक्टर दैट इंक्लूड दैट, कि वो आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग को चेंज करता है. इवन अगर आप रेफर भी कर रहे हैं पेशेंट को कहीं और, तो इट इज चेंजिंग योर ट्रीटमेंट प्लानिंग. सो ये बात तो नहीं है. बेस ऑफ द टंग के साथ हो सकता है. जब हम सिलावी ग्लैंड के ट्यूमर्स पढ़ते हैं और हम साथ में पेरिफेरेंजियल ट्यूमर्स पढ़ते हैं, तो वो भी तो नहीं आते हमारे डोमेन में, लेकिन वी स्टडी अबाउट देम, ठीक है, बिकॉज दे कैन अफेक्ट आवर ट्रीटमेंट प्लानिंग. सो 60 to 66 ग्रे इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ रेडियोथेरेपी जो हम पेशेंट को देते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो जो हम लोग कहते थे कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, तो इसी तरह से ग्रे
इज द यूनिट ऑफ रेडियोथेरेपी, 60 to 66 ग्रेस, और इसको हम फ्रैक्शंस में देते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि हम सारी की सारी इस तरह नहीं करते हम कि हम पूरी की पूरी रेडियोथेरेपी एक टाइम पे पेशेंट को दें, हम उसको डिवाइडेड देते हैं। सो 30 to 33 फ्रैक्शंस ओवर 6 और 6.5 वीक्स, ठीक है, मतलब इतने हम लोग फ्रैक्शंस में पूरा वन मंथ या 1 मंथ से कुछ ज्यादा तक का ड्यूरेशन होता है, 1.5 मंथ का, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग देते हैं। सो एक होता है आपका, फिर आप इसी जो ये तो कॉमन फ्रैक्सिनेशन है ना, कॉमनेस्ट जो हम देते हैं। ऑल्टर्ड फ्रैक्सिनेशन का मतलब है आप इन फ्रैक्शंस को ज्यादा या कम कर रहे हैं, उसमें आप हाइपर कर सकते हैं, मतलब आप फ्रैक्शंस को ज्यादा कर सकते हैं, डोज को कम कर दें, फ्रैक्शंस को ज्यादा कर दें, टोटल आपके पास जो रेडियोथेरेपी की डोज होगी तो वो यही रहेगी, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है रेडियोथेरेपी होती है एक एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, EBRT, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी का मतलब है कि बाहर से एक एक्सटर्नल बीम है, ठीक है, और वो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को डिलीवर कर रही है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है दैट इज ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी तो आप पेशेंट को लिटा रहे हैं ना, और ऊपर एक बड़ा सा कॉलीमेटर है या एक बड़ी सी डिवाइस है, वहां से सारी रेडियोथेरेपी मिल रही है। ब्रैकीथेरेपी एक्चुअली टंग के सीएस में बहुत कॉमनली यूज होता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोकली नीडल्स होती हैं, ठीक है, जैसे सीजियम या इरिडियम की नीडल्स होती हैं, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की नीडल्स होती हैं, उनको हम लगा देते हैं डिफरेंट जगहों पे, और वो एक कंटिन्यूअसली पेशेंट को रेडिएशन मिल रही होती है, ठीक है। तो जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स होते हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट्स, वो आपके काफी हद तक कम हो जाते हैं। Then we have another very useful radiotherapy, IMRT. It is called intensity modulated radiation therapy, and this is a newer advancement. इसमें conformal techniques हैं और IMRT है। conformal techniques का मतलब और IMRT का ये है कि देखिए हम जो oral cavity है उसके neighboring काफी important structures हैं, eye है, nose है, base of the skull है, brain है, ठीक है। So IMRT के साथ क्या फायदा होता है कि अब बेसिकली जो बीम होती है रेडिएशन की वो लोकलाइज्ड होती है एक जगह पे। अगर टंग का सीए है तो सिर्फ टंग को मिलेगी, बाकी जगह इन्वॉल्व नहीं होंगी उसके साथ। अदरवाइज यू नो दैट द रेटिना इज सो मच सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी के 10 ग्रेस का रेडिएशन थेरेपी भी उसके लिए ब्लाइंडनेस कॉज करने के लिए काफी है। इट्स सच अ सेंसिटिव ऑर्गन। सो द थिंग इज कि आपका जो IMRT है उसका बेसिक फंक्शन और इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि आपको एक बहुत फिक्स्ड डोज एक फिक्स्ड एरिया पे मिल रही होती है। Now, what are the adjuvant indications of radiotherapy? When will you give adjuvant radiotherapy? अगर margins जो आपने लिए हैं वो close हैं या involved हैं, अभी हमने discussion की है, ठीक है। Poorly differentiated tumors, extensive lymph node involvement, and in palliative setting we can give RT to control pain and bleeding, या कभी कभार debulking के लिए। debulking तो खैर सर्जिकल हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभार हम ट्यूमर को कोई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं ना जो कि ग्लॉटिक एरिया तक गए होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने तो देखी है अपनी ट्रेनिंग में, आई डोंट नो कि आप लोग ने अपने सेंटर्स में देखे हैं कि नहीं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि स्वेलिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी कॉज करते हैं और वो सर्जिकली एक्सेसिबल नहीं होते, तो हम उनको रेडिएशन थेरेपी दे के श्रिंक कर लेते हैं, और जब वो श्रिंक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम उनको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं जो आपके जो बहुत पीछे गए होते हैं, तो उनमें एक और इश्यू भी होता है, और वो होता है आपकी इंट्यूबेशन का। जब आप इंट्यूबेशन करते हैं तो व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है ऐसे ट्यूमर्स में? इफ देयर इज अ ट्यूमर दैट इज गोइंग पोस्टीरियरली, क्या हो सकता है जी, एनीवन? मैम सीडिंग हो सकती है ट्रॉमा से, उससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है? ब्लीडिंग, ठीक है। इट कैन ब्लीडिंग हो कॉज, सकती है। यस, इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज, और उस हेमरेज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इवन आपका एनेस्थेटिस्ट भी आपको क्लियरेंस नहीं देता पेशेंट के लिए, ठीक है। और यस यू आर राइट, सीडिंग भी हो सकती है। सो उसके लिए हम पहले रेडियोथेरेपी दे सकते हैं टू श्रिंक द ट्यूमर, ठीक है। अब आती है बात हमारे पास कीमोथेरेपी की, ठीक है। कीमोथेरेपी के एजेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी के एजेंट्स को हम जनरली डिवाइड करते हैं। देखिए आपका पूरा एक सेल साइकिल है, सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। एक आपका G0 स्टेज है, फिर उसके बाद आपका M फेज है, ठीक है, फिर आपका सिंथेसिस फेज है जिसको S कहते हैं, जिसमें DNA सिंथेसिस होती है। सो जनरली हम लोग जो ड्रग्स को डिवाइड करते हैं तो वो सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स हैं। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिकली चंद पॉइंट्स पे एक्ट करेंगी, ठीक है, सेल साइकिल स्पेसिफिक होंगी, वो या तो S स्टेज पे एक्ट करेंगी या फिर M फेज पे एक्ट करेंगी या G0 फेज पे एक्ट करेंगी, ठीक है। दूसरी बात आपकी ये होती है कि आपकी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स होती हैं, ठीक है। नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स का मतलब है कि वो सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि एंटी मेटाबोलाइट्स है हमारे पास, जिसमें मेथोट्रेक्सेट है,
5-फ्लोरोयूरेसिल है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जिनमें सिस्प्लास्टिन है, कार्बोप्लाटिन है, ठीक है, और सिस्प्लास्टिन इज वेरी इफेक्टिव इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। माइटोटिक इनहिबिटर्स हैं, टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स हैं। मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, जो मेथोट्रेक्सेट है आपका बाकी भी काफी जगहों पे यूज होता है। इट्स बेसिकली एन एंटी मेटाबोलाइट. It interferes with folate synthesis, or folate is important for DNA synthesis. So because it interferes with folate synthesis, it also inhibits DNA synthesis. It's an analog of folic acid, blocks the conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolate, which is a precursor of thymidyllic acid in purine. बहरहाल इतनी ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय अगर आप सिर्फ ये भी कर लें कि डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनता और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। malignancy क्या चीज है? malignancy is uncontrolled division of cell. आपने सेल डिवीजन को स्टॉप करना है। So this is how it stops cell division. जो सेल्स को खुराक नहीं मिलेगी तो सेल्स की डिवीजन भी नहीं होगी, ठीक है। So therefore it blocks basically it blocks जो folate synthesis है, which is the precursor material needed for DNA synthesis, उसको स्टॉप कर लेता है, ठीक है। Once a standard, it is now typically बहुत कम ये यूज होता है क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। माइलोसप्रेशन कॉज कर सकता है, म्यूकोसाइटिस कॉज कर सकता है, इट कैन कॉज डर्मेटाइटिस and it can cause hepatic fibrosis. These are the toxicity and the complications, and overall response rates are 10 to 30% for a period of 1 to 6 months, ठीक है। Cisplastin is a platinum based compound. It basically binds with DNA. मेथोट्रेक्सेट तो शुरू से काम ही खत्म कर देता है ना, इट्स एन एंटी मेटाबोलाइट, मतलब शुरू में ही फॉलेट ही नहीं बनता। ये डीएनए बन चुका होता है, लेकिन ये डीएनए के साथ बाइंड करके उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन आगे नहीं होती, ठीक है। It can cause nephrotoxicity, peripheral neurotoxicity, autotoxicity, and myelosuppression. And response rate is 15 to 30% up to 6 months. Then we have 5-FU. 5-FU भी आपका जो है वो क्या करता है कि वो भी डीएनए सिंथेसिस के लिए मेटाबोलाइट्स को स्टॉप करता है, ठीक है। It blocks the generation of thymidine, which is necessary for DNA synthesis, frequently used and typically combined with other agents. It is also a radiosensitizer, मतलब ये रेडिएशन थेरेपी के लिए भी मुफीद है, उसके लिए भी यूजफुल है। It can cause myelosuppression, mucositis and dermatitis. Then we have taxols, ठीक है। taxols में आपका कौन सी प्रीवियस स्लाइड इरम? जस्ट लेट मी नो आपसे कौन सी स्लाइड मिस हो गई है, मैं आपको उसकी पिक्चर भिजवा दूंगी, ठीक है। Taxols में you have paclitaxel and docetaxel. It stabilizes tubulin polymers, thus preventing cell division. अगर आपको याद हो FSC में हम लोग पढ़ते थे माइटोसिस और मियोसिस, और माइटोसिस में वो जो बीच में डिवीजन होती थी ना, डिवीजन होती थी बीच में और साइनाप्सिस बनी होती थी और वो डिवाइड हो रहा होता था, तो वहां पे ये उस डिवीजन को रोकता है, सेल डिवीजन को रोकता है, ठीक है। जो वो जो एक दूसरे से सेल सेपरेट हो रहे होते हैं ना, उसके दरमियान में जो ट्यूबुलिन पॉलीमर्स होते हैं उनको इट स्टेबलाइजेस देम, तो वो ब्रेक नहीं होते। जब वो ब्रेक नहीं होते तो सेल डिवीजन नहीं होती, ठीक है। इट्स अ न्यू ड्रग बट एफिकेसी इसकी बहुत ज्यादा रिपोर्टेड है, एज हाई एज 40%, ठीक है। एंड इट मे रिप्लेस सिस्प्लास्टिन इन फ्यूचर एज द मोस्ट कॉमन एजेंट। सो सिस्प्लास्टिन इज वेरी कॉमनली यूज्ड एंड देन टैक्सोल। स्टेज 3 और 4 के जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें हम ज्यादातर कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी कंकरेंट भी दे सकते हैं, मतलब रेडिएशन के साथ दे सकते हैं। वी कैन गिव इट न्यू एडजुवेंट, पहले दे सकते हैं, या हम इसको पैलिएटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। सिस्प्लास्टिन इज वेरी इफेक्टिव कंकरेंटली, ऑल्टर फ्रैक्सीनेशन आरटी प्लस कंकरेंट कीमो इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। न्यू एडजुवेंट में सिस्प्लास्टिन एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल है, और इसके अलावा सिटुक्सिमैब प्लस इज प्लैटिनम बेस्ड कीमो एज वेल, ठीक है। प्लैटिनम बेस्ड कीमो है सिटुक्सिमैब के साथ, हम उसको प्लैटिनम बेस्ड कीमो अगर देंगे तो वो बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी। अच्छा, आई हैव एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो दे कैन आस्क मी। दैट presence of comorbidities are very much, देखिए आपका एज का फैक्टर नहीं हो, एज हम लोग कहते हैं ना इट्स वन ऑफ द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, बट एज से ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो प्रेजेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज है, जिसमें स्पेसिफिकली हार्ट कंडीशंस, और अगर पेशेंट किसी एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह पे है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज हो गया, ठीक है, इट्स मोर ग्रेव देन एज इटसेल्फ। जनरल असेसमेंट ऑफ को एग्जिस्टिंग कंडीशंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसमें अगर आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, दोज ऑफ यू हु वर देयर इन द ट्रॉमा सेशंस, अगर आपको याद हो, स्ट्राइडर बेसिकली आपका पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, ठीक है।
इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर जब होता है कि जब पेशेंट सांस लेता है और उसको स्ट्राइडर होता है, तो उस इट इज एसोसिएटेड विद अ ग्रोथ अबव और एट द वोकल कॉर्ड्स। अगर ग्रोथ वोकल कॉर्ड्स के ऊपर है या वोकल कॉर्ड के लेवल पे है तो वो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा, ठीक है। और जब एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर होगा तो वो ज्यादातर ग्रोथ नीचे होती है, इट इज ड्यू टू ब्रोंकस में कोई मसला होता है, ठीक है। सो अगर अपस्टेयर्स पे मसला होगा तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा, और अगर वोकल कॉर्ड से नीचे इशू होगा तो एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर होगा, ठीक है। और अगर दोनों है तो इसका मतलब है कि इट इज सबग्लॉटिक, जो मैं अभी आपको बता रही थी पीछे, जिसमें सीडिंग का और ब्लीडिंग का बहुत बड़ा चांस होता है, या ट्रेकियल ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टीम अप्रोच आपने नहीं भूलनी। सारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पेशेंट में योर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड देन हु विल बी द मेंबर्स ऑफ द टीम, यू नीड टू नो दिस, ठीक है। कार्डिक पैरामीटर्स आप असेस करते हैं बिकॉज लाइक आई सेड हार्ट कंडीशंस इज वन ऑफ दोस कंडीशंस की जो बहुत जरूरी है आपका पता होना, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट, एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपको मैं मोड्स ऑफ फीडिंग, मेथड्स ऑफ फीडिंग भी भिजवा चुकी हूँ, ठीक है। रेयर केसेस में प्री ऑपरेटिव एंटेरल फीडिंग विद पेग और एनजी 10 to 14 डेज बिफोर सर्जरी, अगर पेशेंट नहीं ले सक रहा, ठीक है, और या आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट की न्यूट्रिशन अफेक्टेड होगी, तो इस न्यूट्रिशनल स्टेटस को करेक्ट करना is very much important. एनीमिया, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें इनको अपने मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल को आप पेशेंट ने स्टॉप करना है। अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग्स पे है तो आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। डायबिटीज को आपने करेक्ट करना है, एनीमिया को आपने करेक्ट करना है। दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू हैव टू असेस एंड करेक्ट। एयरवे असेसमेंट में जब हम लोग एयरवे असेसमेंट एक पेशेंट की करते हैं, पेशेंट जब आपका सर्जरी में जा रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इज द असेसमेंट ऑफ एयरवे, ठीक है। डिफिकल्ट बैग मास्क वेंटिलेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मोन्स क्राइटेरिया मैं आपको ट्रॉमा में पढ़ा चुकी हूँ। जो नए लोग हैं उनको मैं ग्रुप में भिजवा दूंगी, ठीक है। मोन्स क्राइटेरिया बेसिकली आपका होता है जिसमें आपका होता है कि बैग मास्क वेंटिलेशन किन पेशेंट्स में डिफिकल्ट होगी। बैग मास्क वेंटिलेशन इज कि मास्क पेशेंट को आपने लगाया हुआ है और एम्बू बैग मतलब जो मास्क है ना वो उसकी सील प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। एंड देन यू हैव प्रेडिक्टिव टेस्ट फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, इनमें मालमपति है, ठीक है। और मालमपति आपको पता है कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। और मालमपति की 4 ग्रेड्स हैं, डिटेल्स आपकी किताबों में दी हुई है, एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो 1 2 3 4 ग्रेड्स ऑफ मालमपति, ये तो मस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कॉर्मैक एंड लीहैन, कॉर्मैक एंड लीहैन के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको लेरिंगोस्कोपी पे नजर आते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। जब लेरिंगोस्कोप आप डालते हैं और आप पूरा एग्जामिन करते हैं नीचे तक, तो आपको कॉर्मैक एंड लीहैन ने भी कोई ग्रेडेशन दी है, ठीक है। इसमें ग्रेड 1 फुल ग्लॉटिक एक्सपोजर, पूरे ग्लॉटिस तक आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। ग्रेड 2 ओनली द पोस्टीरियर कमिश्योर ऑफ ग्लॉटिस इज सीन। ग्रेड 3 में ग्लॉटिस नजर नहीं आ रहा, और ग्रेड 4 में ग्लॉटिस के साथ कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस भी नजर नहीं आ रहे। ये नीचे आप वो वोकल कॉर्ड देखते हैं ना, जब लेरिंगोस्कोप आप डालते हैं, कितने लोगों में से वैसे आप लोगों ने डाला हुआ लेरिंगोस्कोप? अनम ने तो मुझे पता है डाला हुआ, बिकॉज शी डिड हर ट्रेनिंग पीडीसी में, बट और किस किस ने डाला हुआ है लेरिंगोस्कोप? गुड, वेरी गुड। सो जब आप लेरिंगोस्कोप डालते हैं आपको नीचे वो वोकल कॉर्ड्स और उसके कार्टिलेजेस नजर आते हैं ना, ओपनिंग नजर आती है। सो उसके बेस पे ये डिवीजन है, इसको कहते हैं कॉर्मैक एंड लीहैन डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी इंडिकेटर्स, ठीक है। फिर कुछ डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस में विल्सन के कुछ हैं, ठीक है। वेट है, हेड एंड नेक मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, रिसीडिंग मैंडिबल, बक इंसाइजर्स प्रोट्रूडेड है, ठीक है। And each factor was given a score of 0, 1 or 2 depending on its severity, giving a total risk score range from 0 to 10. And how many times have you seen कि आपका जो anesthetist होता है वो advise करता है lateral C spine, lateral C spine करता है, और इसके अलावा atlanta occipital distance. So these are different distances and different landmarks जो कि हम लोग देखते हैं एयरवे असेसमेंट के लिए। मुझे सबसे आसान एयरवे असेसमेंट के लिए लेमन्स क्राइटेरिया लगता है, ठीक है। लेमन्स आपका फॉन्सिका ट्रॉमा में दिया हुआ है, इट्स वेरी इजी टेस्ट है, ठीक है। मालमपति के बाद जो सबसे आसान है तो वो लेमन्स है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं उसको, ठीक है। सीटी, एमआरआई, 3D सीटी, ठीक है। देन यू हैव, अब ये हमारी प्री ऑप असेसमेंट थी सारी। प्री ऑप असेसमेंट में हमने न्यूट्रिशन देख लिया, कार्डिक स्टेटस देख लिया, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब आती है बात पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की। इन लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग, सो you can rejoin by just clicking on this link again.